हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो एग्जाम होने वाला है एमजेपीआरयू में। तो उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे इसमें पूछा भी, ये कई एग्जामों में जो है पूछे भी गए हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीएचएसएल 2014 और 2016 में एमपीपीएससी में भी पूछा गया कि प्री में ये पूछा गया 1997 में। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जा रहा है तो इसमें नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे हमारे 11th-12th के जो क्वेश्चन है नीट वगैरह, इससे मतलब तैयारी की कराई जाती है, तो 11th-12th से ही नीट की तैयारी करा दी जाती है। तो तैयारी इसीलिए कराई जाती है क्योंकि 11th-12th के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आते हैं, इसीलिए तैयारी कराई जाती है। इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं कि ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के बेस पर। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 40% जो है आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। तो लगभग में कितना शुद्ध क्षेत्रफल है भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारे 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल जो है 14 करोड़ हेक्टेयर है लगभग में। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा डी वाला, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि। निवल बुवाई की गई भूमि जो है, इसका जो है क्वेश्चन क्या है कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कृषि भूमि को जो है कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि से परिभाषित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो क्या मिलता है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डी वाला कि कायिक घनत्व जो है उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों कि कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा कि सी वाला एक मार्क। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो एक मार्क के द्वारा कृषि उत्पादों की कोटि निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि HYB कार्यक्रम को भारत में HYB कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है HY कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि नव कृषि नीति कहा जाता है, भी कहा जाता है। HYB को जो है नव कृषि नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों झूम है। तो झूम क्या है, इसमें से जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो है कृषि खेती का एक प्रकार। झूम खेती जो है एक खेती है जो कि एक प्रकार होता है, खेती का एक प्रकार है जिस प्रकार से झूम खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो कैसा व्यवहार हुआ करता है, इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नागालैंड में। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है नागालैंड में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है। इसका क्या प्रमुख कारण है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों झूम कृषि के कारण ही बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। ठीक है, नागालैंड के जो पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों की झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, अभी भी कहाँ हो रही है झूम खेती। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला है मिजोरम में, और दूसरा है नागालैंड में, और तीसरा है मणिपुर में। राइट हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी में। ठीक है, क्योंकि इन तीनों जगह होता है तो इसलिए ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। इसमें से जो है कौन सा आंसर जो है सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी वाला जो है पहला और दूसरा और तीसरा क्या है। इसमें से जो हो जाएंगे दोस्तों कि यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में है, और दूसरा है इसे कर्तन दहन तकनीक के रूप में उल्लेखित किया जाता है, और तीसरा है दोस्तों इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से जो है नीचे कूट जो दिया गया है उसमें से सही आंसर चुनना था, तो हम लोगों ने ये जो है सही आंसर चुन लिया है। इसमें से क्या है एक और दूसरा वाला जो है और तीसरा वाला, इसमें से जो है तीनों सही हैं, पहला दूसरा और तीनों जो है सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान एक प्रकार की कृषि होती है जो कि कहाँ की जाती है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पहाड़ों के ढलान पर,
पहाड़ों के ढलान पर जो है सोपान कृषि की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र तीव्र करता है? कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि ढलान कृषि जो होती है मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बागान कृषि पैदा करती है, बागान कृषि पैदा करती है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है खाद्येतर फसलें। खाद्येतर फसलें जो है बागान कृषि को पैदा करती हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। बागवानी के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य कृषि फसलें हैं तो कौन सी हैं? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला, चाय, रबर और नारियल कहवा। ठीक है, तो क्या है, भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली जो फसलें वो कौन सी हैं? चाय, रबर, नारियल, कहवा जो है मुख्य फसलें हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों निम्नलिखित में से उस कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि उसको कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही एक साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी वाला, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? इसमें से जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो है पहला वाला, जल संवर्धन। जल संवर्धन कहा जाता है मृदा रहित कृषि को। मृदा रहित कृषि करने को जल संवर्धन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पेड़ों की कतार के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों के बीच में जो कतारें बच जाती हैं तो उसमें फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा सी वाला, तोंग्या प्रणाली। तोंग्या प्रणाली कहा जाएगा पेड़ों की कतारों के बीच में जो फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तोंग्या प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डी वाला, असम तथा बिहार जो है चलवासी कृषि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो स्थानांतरित जो कृषि है उसका स्थानीय नाम क्या है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कुमारी, झूम, पेंडा और ये सभी जो है भारत में स्थानांतरित कृषि का जो है स्थायी नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों समांतर फसल का एक उदाहरण है। तो समांतर फसल का जो है कौन सा एक उदाहरण है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है गेहूं प्लस सरसों। गेहूं और सरसों जो है समांतर फसल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा पहला वाला, एक ही साथ दो फसल उगाने को है जो है युग्म पैदावार का आशय कहा जाता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय जो है एक ही साथ दो फसलें को उगाने से है। ठीक है, ये मिश्रित खेती भी कहा जा सकता है, जैसे कि एक ही साथ दो फसलें उगाई जाती हैं तो उसे मिश्रित खेती भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्कन के पठार। दक्कन के पठार जो है भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो किस भाग पर होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ईख की जो है भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर जो है खेती होती है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हरियाणा। हरियाणा जो है निम्नलिखित राज्यों में से हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा डी वाला, वृष्टि जो है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पंजाब। पंजाब जो है भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों एक फसली कृषि को की विशेषता है। एक फसली कृषि की क्या विशेषता होती है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है व्यापारिक अन्न कृषि की एक फसली कृषि की विशेषता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए
जो है फसल चक्र आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि रबी की फसलों को बोया जाता है तो किस समय बोया जाता है रबी की फसलों को? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है रबी की फसलों को। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो इनमें से जो है रबी की फसल कौन सी है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चना। चना जो है रबी की फसल कहा जाता है, कही जाती है। या निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? इसमें से जो है कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये भी रबी की फसल है, जौ भी रबी की फसल है, और रेपसीड जो है ये भी रबी की फसल है। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा जूट। जूट जो है एक रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल जो है किस समय बोई जाती है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ में होने पर जो है खरीफ की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है खरीफ। खरीफ जो है वह फसल मौसम जो है खरीफ है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, वो है खरीफ का मौसम जो है वो होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सरसों। सरसों जो है एक खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चना। चना जो है खरीफ की फसल नहीं है, यह चना एक जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सी मसूर। मसूर जो है एक खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सी वाला। जौ और सरसों का जो है उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सी वाला। सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। किस समय में की जाती है? सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? तो इसमें से जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए वाला। जो है ए वाला हो जाएगा सही आंसर। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो ये दोस्तों जो है रबी से संबंधित जो है ठीक नहीं है। खरीफ और रबी से संबंधित ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से जो है कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डी वाला। ना तो एक और ना तो दो, इनमें से जो एक है जड़ केवल खरीफ फसल के रूप में पैदा की जाती है, ये भी नहीं। बाजरा केवल रबी फसल के रूप में पैदा किया जाता है, ये भी नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वो है भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? तो जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अप्रैल और जून जो है जायद फसलों का मौसम होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद मौसम में कौन सी फसलें जो है उगाई जाती हैं? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तरबूज। तरबूज जो है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा मूंग एवं उड़द। मूंग एवं उड़द जो है जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों अंतर्वर्ती जायद फसल है, तो कौन सी वो फसल है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है बी वाला। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाएं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डी वाला। तीसरी जो है हरित क्रांति भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। तो अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो हरित क्रांति का एक और नाम कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो क्या नाम है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो आगे के प्रश्न जो हैं अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन तो जरूर ही दबा लेना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे आप लोग तो जो हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी। तो अगर आप लोग ये वाले जो है PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना टेलीग्राम चैनल, तो वहां से आप लोगों को ये PDF जो है देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।